अब लिखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन, और एक तरह से तुम्हारा करंट यहाँ से स्टार्ट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखो इन इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो इन द कंडक्टर एंड हेंस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो इन द कंडक्टर एंड हेंस एवरेज वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो। एवरेज वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो। एवरेज वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो। सपोज इस तरह से तुम्हारा क्या है, एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में तुम्हें पता है क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसमें भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हुआ भाई, अब सपोज हमको क्या बोला गया, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर दे दिया। अभी अगर ये क्या होगा, अगर ये अकेला ये कंडक्टर रखा हुआ होगा तो क्या होगा, ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा इक्वल एंड अपोजिट, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन वो तब ना जब मैं कंडक्टर को अकेला छोड़ दूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो जाएगा। लेकिन मैं अकेले नहीं छोड़ रहा इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज इस तरह से तुमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया भाई, क्या होगा ऐसे केस में, जैसे ही एक्चुअली होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए मटेरियल के अंदर या वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए बैटरी लगाया जाता है, बैटरी सेल तुम जानते होगे। तो फिलहाल मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया है, और अब क्या हो रहे हैं, अब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अपने आप। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से मूव करता हुआ इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएगा, क्योंकि इधर से तो वो आ नहीं सकता, इस कंडक्टर के थ्रू तो वो राइट डायरेक्शन में जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू फ्लो होते हुए वापस से कहाँ आ जाएंगे, इस एंड पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फिर इलेक्ट्रॉन पास होता हुआ फ्लो होता हुआ यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स कि वो कंडक्टर के अंदर इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं हो पाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस या जनरेट करवा के रख सकते हैं, एक्सटर्नल फील्ड हम रख सकते हैं, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाता था, क्योंकि वो क्या करता था, खुद का एक इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। लेकिन अभी हम क्या देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, जरा समझते हैं। अब एक काम करो, हम क्या करेंगे, तो हमने ये लिख लिया ना कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अब जीरो नहीं होगा, तो दोनों ही जीरो नहीं होगा, चाहे एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल की बात करें या एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम की बात करें। तो अब हम भी एवरेज ओवर पार्टिकल वो भी जीरो नहीं होगा, और दूसरा केस भी एवरेज ओवर टाइम वो भी जीरो नहीं होगा। अब जरा समझो, इसमें तो कोई डायग्राम वग्राम नहीं बनेगा इसमें, लेकिन इसमें एक डायग्राम हम छोटा सा बना सकते हैं, छोटा सा डायग्राम हम बना सकते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं इसका डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, है ना, इस केस का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, कैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, है ना, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यहाँ इस कंडक्टर के अंदर, जिस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे रखा है। किस डायरेक्शन में दे रखा है, सपोज लेफ्ट डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम वेलोसिटी था वो तो जारी रहेगा, रैंडम वेलोसिटी तो वो मूव अपना करते रहेगा, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी किसके कारण आता है, टेम्परेचर के कारण आता है। तो उसका रैंडम वेलोसिटी तो जारी रहेगा, जैसे होता है वो वैसा होता रहेगा। लेकिन साथ में अब क्या हो रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, QE,
क्यू ई, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया फोर्स, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। और वो एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। तो अब जो इसका मूवमेंट होगा वो कैसा होगा जरा समझो। मैं नए कलर से इसको बनाता हूँ, जरा समझो इसको, समझना इसको। देखो ये जब रैंडम अपना मूवमेंट जारी रखेगा तो क्या होगा, ये इस तरह से अपना जो फर्मी वेलोसिटी है वो तो करता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता रहेगा? शिफ्ट होता रहेगा। किधर की तरफ? राइट। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं। बताओ, और बताओ रैंडम वेलोसिटी बोलता था ऐसे आने के लिए, लेकिन ये क्या करेगा? थोड़ा सा राइट मूव कर गया। रैंडम वेलोसिटी बोलता था इसको लेफ्ट आने के लिए, आएगा लेफ्ट, लेकिन उतना नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए था। उसके बाद रैंडम वेलोसिटी बोलता था ऐसे जाने के लिए, तो इसके पैरेलल नहीं जाके थोड़ा सा क्या होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो रहा है, पैरेलल नहीं है ये एक भी। और बताओ इसको रैंडम वेलोसिटी बोलता था नीचे आने के लिए तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा राइट शिफ्ट होते हुए नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और रैंडम वेलोसिटी बोलता था ऊपर जाने के लिए, वो क्या करेगा? ऊपर तो जाएगा लेकिन पैरेलल नहीं, थोड़ा सा राइट शिफ्ट होते हुए। और बताओ जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, एक कंप्लीट इसका साइकिल होने के बाद ये कहाँ पर आ गया? कंप्लीट साइकिल होने के बाद यहाँ आ गया। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या हुआ? इसमें एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अगर इसके पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया तो फिर क्या होगा? नेट इसका एवरेज वेलोसिटी भी आएगा, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम। और एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम तो आएगा ही, और साथ में एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल भी अब जीरो नहीं है। अब एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल भी जीरो नहीं है, और एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम भी जीरो नहीं है। तो इसको तुम बना लो अच्छे से क्लियर। चाहो तो पहले वाला तुम डॉट डॉट से बना सकते हो, डॉटेड से, और बाद वाले को सॉलिड कलर से बना सकते हो, या जैसी तुम्हारी मर्जी हो लिख लेना। लेकिन कौन सा पहले वाला पाथ था, बिफोर वाला पाथ, और ये कौन सा आफ्टर वाला पाथ है? ये बिफोर वाला पाथ होता अगर क्या होता भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा पाथ होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? बोलो, अब तक की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भाई। चलो आगे लिखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो इसके बारे में। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन, average velocity over particle, in electrodynamic condition, average velocity over particle is called drift velocity, in electrodynamic condition, average velocity over particle is called drift velocity. आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जहां तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा था ना, वहां ब्रैकेट में लिख लेना VD। आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो। नीचे लिखो उसमें रिलैक्सेशन टाइम। कैलकुलेशन में नीचे एक पहला पॉइंट है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? सपोज जैसे तुम कह रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं। किसके अंदर भाई? कंडक्टर के अंदर। कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सपोज अब मूव करना शुरू किया, तो जैसे ही मूव करना शुरू किया अपना रैंडम वेलोसिटी तो करता ही रहेगा, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है? लेफ्ट भी आ रहा है। तो हमें तो मेन कंसर्न हमारा क्या है? लेफ्ट वाले वेलोसिटी से। लेफ्ट वाला वेलोसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वेलोसिटी आ रही है उससे हमको मतलब है ना, क्योंकि रैंडम तो जारी रहेगा। ठीक है, तो ये जब लेफ्ट मूव कर रहा होगा तो बताओ क्या होगा? जैसे ये चलना शुरू किया होगा तो इस कंडक्टर के अंदर क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं क्या, या आयंस पाए जा रहे हैं? बहुत सारे एटम्स हैं, जो कि बहुत सारे एटम न्यूट्रल भी होंगे, बहुत सारे आयंस के फॉर्म में होंगे जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा हो? दे रखा होगा। तो वो उन आयंस की बात करें या हम एटम्स की बात करें तो बताओ क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा मूव करना, जाके किसी न किसी आयन से या एटम से टकराएगा, कोलिजन होगा इसका।
फिर क्या करेगा, कोलिजन के बाद ये फिर से अपना मोशन स्टार्ट करेगा, फिर क्या करेगा, दूसरे एटम से टकराएगा। तो इस कोलिजन के कारण इसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे ही कोलिजन होगा वेलोसिटी कम, एकदम से लगभग खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेगा मूव करना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट होगा, लेकिन फिर क्या करेगा, कोलिजन। फिर स्टार्ट किया, फिर कोलिजन। इस तरह से इसका वेलोसिटी बहुत हाईली इंक्रीज नहीं हो पाएगा, हाईली इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाता है। नहीं तो तुम सपोज क्या इसको तुम इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि कोई वायर है, उसमें चार्जेस पूरे हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो करने लगे, काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगा, खूब सारा एनर्जी डेवलप होगा, काइनेटिक एनर्जी, जिससे क्या हो सकता है, हीट एनर्जी डेवलप हो सकता है, और जिसके कारण क्या हो सकता है भाई, अपना वायर पिघल सकता है। तो ये नेचर ने जो बनाया है वो बहुत ही अच्छे से इसको बैलेंस्ड बनाया है कि अपने आप इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं कि अचानक से खूब बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोलिजन करते रहता है तो वेलोसिटी कंट्रोल में रहती है ना। तो खैर हम लोग कहाँ पर थे, तो ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं ना, कोलिजन, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन जो होंगे, जैसे एक कोलिजन हुआ फिर अगला कोलिजन, तो दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसी को क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या लिखेंगे, लिख लो रिलैक्सेशन टाइम को, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ब्रैकेट में लिख लेना टाउ, ब्रैकेट में टाउ से डिनोट किया जाता है इसको, है ना। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट किया जाता है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हारी अभी तक जो मैंने बताई हैं। बोलो आगे, लिखो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लिखेंगे। मीन फ्री पाथ के बारे में देखो, द गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। द गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है। किसी ने पूछा रिलैक्सेशन टाइम क्या वेरी करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार जो रिलैक्सेशन टाइम हुआ, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन का, और फिर दूसरे से तीसरे का, वो भी वेरी करेगा। साथ में अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए भी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कुछ और है तो दूसरे का क्या हो, कुछ और होगा। तो इसलिए सबका रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ही चीज़ें क्या डिफरेंट है। तो उसमें हमको नहीं फंसना है, उससे क्या लेना देना है तुमको, उतने का ज़रूरत नहीं है, इतने डीप में जाके हमको स्टडी नहीं करनी होती है। हमको क्या करना है जी, आगे भी समझ में आएगा कि सिर्फ हम क्या करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे रिलैक्सेशन टाइम का, टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बस काम खत्म। मतलब ये होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका एवरेज, बस वही अपना यूज होगा। खैर आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं, तो मीन फ्री पाथ का किसी ने डेफिनेशन फिर से पूछा है, तो लिख लो मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन। द गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ। द गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड या इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब देखते हैं, अब देखो जरा समझो इसको। आगे लिखो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, लिखो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन which has initial Fermi velocity u1, इनिशियल फर्मी वेलोसिटी u1। ठीक है। और अब बता दो मुझे इस पर हम फोर्स कितना कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हम लिखेंगे ई माइनस ई, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ये ना होता है। बोलो और बताओ, ये तो हो गया फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ।
वो हो जाएगा माइनस ई इज डिवाइडेड बाय मास। मास किसका भाई? इलेक्ट्रॉन का। बोलो ये बात क्लियर है? अब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो हो गया अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया। हमने इनिशियल वेलोसिटी देख लिया, एक्सेलरेशन देख दिया। तो किसी टाइम टी पे इसका जो वेलोसिटी होगा v, फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो कोलिजन से जस्ट पहले इसका जो वेलोसिटी रहा होगा वो कितना रहा होगा? तो चलो हम रिलैक्सेशन टाइम मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं ना, अभी जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम हमने मान लिया, रिलैक्सेशन टाइम हमने τ1 मान लिया, क्योंकि सबका रिलैक्सेशन टाइम सब क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसका रिलैक्सेशन टाइम हमने क्या मान लिया? τ1। ठीक है, इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, लिख लिए क्या? लिख लिए? बोलो, कोई बोलता नहीं। चलो अच्छी बात है, आगे लिखेंगे। नाउ velocity of first electron, velocity of first electron, बताओ v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u1 प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? माइनस ई बाय एम इंटू τ1 लिखेंगे। बोलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या हो जाएगा? v2 इक्वल्स टू u2 माइनस ई बाय एम इंटू τ2। और इसी तरह से क्या होंगे भाई? इसी तरह से तुम्हारे पास nth इलेक्ट्रॉन भी आएगा, nth इलेक्ट्रॉन भी आएगा। उसके लिए भी क्या लिखोगे? Vn। और ये क्या हो जाएगा भाई? Un। और ये हो जाएगा माइनस ई बाय एम इंटू τn। बोलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैंने सबको जोड़ दिया, सबको मैं जोड़ रहा हूँ, ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा वी आई इन वेक्टर फॉर्म। ये हो गया सिग्मा यू आई इन वेक्टर फॉर्म, माइनस ई बाय एम कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा सिग्मा टाउ आई। बोलो क्लियर है? अब तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, मुझे जैसा कि लग रहा है। बता दो, बोलो अब मैं मिटाऊंगा बोर्ड से। सबने लिख लिया ना? लिख लिया सबने? सब बता दो मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूं? जरा देखो, डिवाइड कर रहा हूं किससे? डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n, दोनों तरफ डिवाइड होगा ना। तो ये हो गया सिग्मा वी आई बाय n इज टू सिग्मा यू आई बाय n इज टू नहीं माइनस ई बाय m इंटू सिग्मा टाउ बाय n। अब जरा समझो इसको, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ये जो तुम्हारा है ना वेलोसिटी, सबका वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय n, सबका वेलोसिटी मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय n। बोलो इसी को मैंने अभी डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद होगा अभी तुम्हें। बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल को ही बोला गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन। बोलो क्लियर है ना ये बात? और बता दो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा? तो इस क्वांटिटी के जीरो होने का कारण क्या है कि भाई ये u जो था वो किसके कारण था? u का मतलब ये हुआ कि उसका रैंडम वेलोसिटी, फर्मी वेलोसिटी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट उस पर नहीं आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ये क्या है? ये रैंडम वेलोसिटी है। बोलो ये बात क्लियर है? तो रैंडम वेलोसिटी या फर्मी वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा? वो तो जीरो होना ही है। और बता दो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस ई
और बताओ, मैं टाउ सिग्मा टाउ बाय एम को क्या बोल सकता हूँ? सबके टाउ का या सबके रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज बोल सकता हूँ, क्योंकि सिग्मा टाउ बाय एन है। बोलो ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं इसको लिख दूंगा ई टाउ एवरेज बाय एम, ई टाउ एवरेज बाय एम। ये तुम्हारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है बोर्ड्स में भी और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। बोले बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एंड फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।